नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिनालिसिस। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में एक ना एक बार जरूर डिस्कस होता है कि घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रेंट देना पैसे की बर्बादी होता है, लेकिन क्या ये सच है? आज मैं इसी से जुड़े 5% रूल को आपको समझाने वाला हूँ और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम एक मिथ को क्लियर कर लेते हैं। जब भी आप होम लोन लेते हैं तो उसको रीपे करने के लिए आप मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं, जिसको हम ईएमआई के नाम से बुलाते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि आप ईएमआई को रेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईएमआई के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो आपको वापस मिल जाता है अगर आप घर को बेचते हैं। रेंटिंग वर्सेस बाइंग के डिसीजन को लेते वक्त सबसे पहले आपको उस कॉस्ट पे फोकस करना चाहिए जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। रेंटिंग के केस के अंदर जो भी आप रेंट अपने लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं पूरा का पूरा वो अनरिकवरेबल होता है, मतलब एक बार वो चला गया तो चला गया, आपको वापस नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप घर को खरीदते हैं तो उसके साथ भी कई सारी ऐसी कॉस्ट जुड़ी होती हैं जो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने हाउस लोन लिया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको हर साल प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ता है, आपको मेंटेनेंस फी देनी पड़ती है। स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटेनेंस फी पे करनी पड़ती है। हालाँकि छोटे शहरों में इस तरह की फी आपको नहीं पे करनी पड़ती, बट स्टिल आपको रिपेयर के पैसे तो भरने ही पड़ेंगे हर साल। कुछ ना कुछ घर में खराब होता ही रहता है, जिसको हम कॉमर्स की लैंग्वेज के अंदर डिलैपिडेशन के नाम से भी बुलाते हैं। अगर आप इन सारे के सारे खर्चों को मिलाएँगे तो आपको महसूस होगा कि हर साल कितना ज़्यादा पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। आइए अब हम 5% रूल की कैलकुलेशन को भी समझ लेते हैं। एक घर की वैल्यू का लगभग 5% जो होता है वो हर साल अनरिकवरेबल कॉस्ट का पार्ट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है तो हर साल 5 लाख रुपए अनरिकवरेबल कॉस्ट होती है। आई नो ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली ट्रू। लेट मी गिव यू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस। जब भी आप एक घर खरीदते हो तो आप लोन लेते हो, उस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो जो इंटरेस्ट होता है आपकी घर की वैल्यू का 3 to 4% के बीच में लाई करता है। ऑब्वियसली ये वैल्यू थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है और कंप्लीटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए का लोन लिया हुआ है। दूसरी तरफ आपको प्रॉपर्टी का टैक्स भी देना पड़ता है और उसकी जो रेंज है वो 0.2% से लेके 0.5% के आसपास होती है। इसके अलावा आपको अपने घर को मेंटेन भी करना पड़ता है। हर साल कोई ना कोई चीज खराब होती है, रिपेयर करवानी पड़ती है और उसकी कॉस्ट लगभग 1% के आसपास आ जाती है। अगर हम इस सारी की सारी कॉस्ट को मिलाएं ना तो अप्रोक्सीमेटली 5% ये वैल्यू निकल कर आती है जो आपको हर साल पे करनी पड़ती है और आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि आपको रेंट पे रहना चाहिए या घर खरीदना चाहिए। इसके लिए मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास दो वैल्यूज का होना जरूरी है। पहली वैल्यू ये कि कितना अमाउंट आप मंथली रेंट के तौर पे दे रहे हो, और दूसरी वैल्यू ये कि जिस घर के अंदर आप रह रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और आप उसका 5% को कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जिस फ्लैट के अंदर आप रह रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है, तो अगर मैं उसको 5% कैलकुलेट करूँ तो वो निकल कर आता है 5 लाख रुपीज। और अगर मैं उसको मंथली डिवाइड करूँ, मतलब मैं उसको अगर 12 महीने में डिवाइड करूँ, तो मैं 5 लाख को 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरी मंथली वैल्यू आएगी 41,600 रुपीज। अब आपने क्या करना है, अपने मंथली रेंट को इस 41,600 की फिगर से कंपेयर करना है। अगर आपका रेंट इस फिगर से कम आ रहा है तो आपको रेंट पे रहना चाहिए, और अगर आपका रेंट इससे ज्यादा है तो आपको घर खरीदना चाहिए। रेंटिंग वर्सेस बाइंग के डिसीजन के अंदर एक एंगल इन्वेस्टमेंट का भी होता है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं। देखिए, जब भी आप कोई घर खरीदते हैं उसका जो मार्केट वैल्यू होता है सारा का सारा तो बैंक लोन के तौर पे देता नहीं है। कुछ पैसा आपको अपनी जेब से भी देना पड़ता है जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और इसके साथ साथ आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है। अगर आप रेंटेड हाउस के अंदर रहते हैं तो आपके पास जो डाउन पेमेंट और स्टैम्प ड्यूटी का पैसा बचा हुआ है आप उसको म्यूचुअल फंड्स के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर भी लगा सकते हैं और उससे भी आपको रिटर्न मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आपने घर खरीद लिया तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी थी आपने उसको खो दिया, और ये जो अपॉर्चुनिटी खो दिया आपने इसी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से बुलाया जाता है। तो जो घर खरीदने का डिसीजन होता है वो सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि वो फाइनेंशियल भी होता है। रेंटिंग वर्सेस बाइंग के केस के अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हर जगह सेम नहीं होता है। मेट्रो सिटीज के अंदर काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ होती है, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है।
दूसरी तरफ इंडियन कल्चर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे कल्चर के अंदर हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर में रहने का सुकून एक अलग ही होता है। हमें स्टेबिलिटी से फ़ील होती है और अपने घर को सजाने का हर इंडियन का मन भी करता है। तो ये ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें बाइंग की तरफ भी ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपके पेरेंट्स आपको ये बात कहते हैं कि रेंट पे पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो उनको इस 5% रूल के बारे में ज़रूर बताइएगा। हर सिचुएशन अलग होती है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तरीका है। आप लोगों को क्या लगता है, रेंट पे रहना सही है या खुद का घर होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रेंट वर्सेस बाय के डिलेमा के अंदर फंसे हुए हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इन्वेस्ट स्मार्टली एंड लिव हैप्पीली।